नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्नेबल चैनल पर। दोस्तों, आज हम DSSB PRT के 18 फरवरी 2026 एग्ज़ाम जो 1 से 3 PM के बीच में हुआ था उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा आपका डिसिप्लिन 1 और ये रहा आपका पहला प्रश्न। वीडियो को पॉज करिए और इन प्रश्न को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में जो आपका प्रथम चरण है, ठीक है, आज्ञा पालन और दंड का प्राथमिक फोकस क्या है। मतलब पहले चरण का आज्ञा पालन और दंड अभिन्यास है जो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, दंड से बचना। अब ये सही क्यों है ये बात समझते हैं। ठीक है, देखिए, इस शुरुआती चरण में बच्चों की जो नैतिकता पूरी तरह होती है वो बाहरी कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, अब उनकी नैतिकता बाहरी कारकों पर निर्भर करती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि वो जो भी रूल्स, ठीक है, जो भी रूल्स को फॉलो करेंगे या मानेंगे तो सिर्फ वो इसलिए करेंगे ताकि उन्हें या तो डांटा ना जाए या फिर मारा ना जाए। ठीक है, मतलब दंड ना दिया जाए। ठीक है, डांट और दंड के डर से वो ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, इस बार इससे काफ़ी प्रश्न देखने को मिला है। ठीक है, तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो आपको ये पता है 1948-49 में इसकी अध्यक्षता की गई थी। मतलब इसका गठन किया गया था और इसकी अध्यक्षता सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसी वजह से इसे राधाकृष्णन आयोग भी कहते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा शांति शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीस एजुकेशन। बताइए इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, सुरक्षा के लिए शांति, मानव उत्तरजीविता के लिए शांति, भेदभाव के लिए शांति या विकास के लिए शांति। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे कुछ एरर हो गया है प्रिंटिंग में, यहाँ पे होगा दूसरों के लिए शक्ति। ठीक है, तो आप इसको कर लेंगे आराम से। ठीक है, ये तो सब शांति से संबंधित हो गए। ठीक है, तो दूसरों के लिए शक्ति यहाँ पे ऑप्शन है और यही आपका करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि शांति शिक्षा का उद्देश्य है दूसरों पर अधिकार या शक्ति जमाना नहीं, बल्कि समाज में संवेदनशीलता, सौहार्द और समग्र विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारत में जाति व्यवस्था का एक सर्वोत्तम अभिलक्षण है? वीडियो को पॉज करिए और ऑप्शंस को पढ़िए। ठीक है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके सामने ऑप्शंस रखे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत में जाति व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या है। ठीक है, तो जाति व्यवस्था की मुख्य विशेषता है वंशानुगत सामाजिक स्तरीकरण। ठीक है, वंशानुगत सामाजिक स्तरीकरण, मतलब भारत में जाति व्यवस्था वंश के आधार पर है। ठीक है, किसमें है? वंश के आधार पर है, जिसमें समाज अलग अलग स्तरों मतलब पदानुक्रमों में बटा हुआ है और इसे आप यहाँ पे बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, जो कि सही नहीं है, पर मजबूरी आपकी, क्या करेंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिक्सन के अनुसार किशोर अवस्था में कौन सा संवेगात्मक विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है, कौन सा संवेगात्मक विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है किशोर अवस्था में? प्रश्न ने ये पूछा है। ठीक है, तो ये अब एरिक्सन के अनुसार पूछा है। ठीक, तो बताइए, ये है पहचान स्थापित करना। ठीक है, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था का मुख्य संकट क्या है? पहचान बनाम भ्रम, भूमिका भ्रम बोलेंगे उसको, भूमिका भ्रम। ठीक है, पहचान बनाम भूमिका भ्रम, मतलब आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। ठीक है, तो जहां बच्चे समाज में खुद को पहचान खोजना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जहां पे बच्चे समाज में अपनी खुद की पहचान खोजना चाहते हैं, ये इसका मतलब होगा। ठीक है, एस्टेब्लिशिंग आइडेंटिटी। नेक्स्ट, कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिए ब्लॉग बनाना, चित्रकारी करना और साइकिल चलाना जैसी गतिविधियों की योजना बनाती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर टीचर ऐसा करती है तो। और विकासात्मक पैटर्न के अनुसार इन गतिविधियों के संयोजन को शामिल करने का मुख्य लाभ क्या है? बताइए, ये जो गतिविधियां वो शामिल कर रही हैं इसका मुख्य लाभ क्या है? ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शन है, इनको अच्छे से पढ़िए, वीडियो को पॉज करके फिर बताइए। ठीक है, तो ये मुख्यतः भाषा और संचार कौशल का विकसित करती हैं, इससे और ऊपर हो सकता है कुछ। ये बच्चों के बीच सामाजिक अंतःक्रिया को बढ़ावा देते हैं, ये भी ठीक है, पर इससे और अच्छा कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे चित्रकारी भी हो रही है और साइकिल चलाना भी हो रहा है, ब्लॉग बनाना भी हो रहा है। ये सकल और सूक्ष्म गत्यात्मक विकास दोनों में सहायक होते हैं, ये बेस्ट रहेगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ब्लॉग बनाना और चित्रकारी करना सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, ठीक है, जैसे कि उंगलियों का उपयोग करते हैं ना फाइन मोटर स्किल्स में, जबकि साइकिल चलाना आपका क्या है? ग्रॉस मोटर स्किल का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आसान क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके
करेक्ट करिए। कौन सी गतिविधि बच्चों में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल में विकास को सर्वोत्तम तरीके से वर्णन करती है? इन सारे ऑप्शन में सबसे बेस्ट है जूते के फीते बांधना, ठीक है, टाइंग शूलेसेस, ठीक। नेक्स्ट, शांति शिक्षा के से सर्वाधिक निकटता से संबंधित संकल्पना कौन सी है, बताइए। तो आपको ऑप्शन में साफ साफ दिख रहा होगा कि कौन शांति शिक्षा के बहुत करीब है, ठीक है। ये सब तो थोड़ा दूर ही है ना, थोड़ा क्या काफ़ी दूर है, मतलब अहिंसक संप्रेषण, यही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्यों करेक्ट है? क्योंकि शांति शिक्षा का मुख्य पाठ ही यही है कि किसी भी विवाद या मतभेद को बिना किसी हिंसा के शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक है, और अहिंसक तरीकों से सुलझाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 है, मुदालियर आयोग के अनुसार माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये है आपके सामने 4 ऑप्शन, अब आप बताइए, ठीक है। मतलब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है मुदालियर आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने का मुख्य कारण क्या था या उद्देश्य क्या था, ठीक है। ये इन ऑप्शंस में आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न जीविकाओं के लिए तैयार करना। क्यों क्यों ये सही है यहाँ पे? क्योंकि इस आयोग का मानना था कि केवल किताबी ज्ञान काफ़ी नहीं है, ठीक है। छात्रों को उनके जो कुछ व्यवहारिक कौशल सिखाए जाने चाहिए ताकि वे रोजगार पा सकें और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकें, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत हो। नेक्स्ट, उद्देशिका में, अब उद्देशिका क्या है आपका, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्रियम्बल, ठीक है। तो उद्देशिका में संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य पद का संबंध भारतीय संविधान के किस दृष्टिकोण से है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ये आपके ऑप्शन है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझिएगा, इस प्रियम्बल वाले पार्ट से पूरे एग्जाम पे क्वेश्चंस मिले हैं, ठीक है। तो ऐसा लग रहा था एक पेपर को देख के कि जैसे पॉलिटी डाल दी गई हो 3-4 नंबर की हर बार, ठीक है। तो आइए समझते हैं इसको कि कौन सा आपका सही है। शासन की संरचना, यहाँ पे शायद संकल्पना होगा या संरचना ऐसा कुछ होगा, देख लीजिएगा एक बार, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। तो ये अब ये क्या है, देखिए, ये शब्द भारतीय राज्य के स्वरूप, शासन व्यवस्था के मूल ढांचे को दर्शाता है और भारत का शासन कैसा होगा उसके बारे में बताता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट, विभिन्न व्यावसायिक समूह अस्तित्व में आए और एक ही व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के इन व्यावसायिक समूहों को किस नाम से जाने लगा? तो आप सबको पता है, जाति, ठीक है। मतलब अगर ऐतिहासिक रूप से भारत में देखें तो व्यावसायिक समूहों के एकीकरण और उनके काम के आधार पर ही उन्हें धीरे धीरे अलग अलग जातियों में बांट दिया गया, ठीक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्रामीण परिवेश में रहने वाले 2 शिशु समान पारिवारिक दिनचर्या के बावजूद अलग अलग आयु में चलना सीखते हैं। एक शिशु 10 महीने की आयु में चलना शुरू करता है जबकि दूसरा 14 महीने की आयु में। यह प्रेक्षण विकास के संबंध में किसे सिद्ध करता है, बताइए। सीधी सी बात है, 2 बच्चे हैं लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, तो इसमें से कौन सा प्रिंसिपल होगा? तो वो होगा व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। अब बहुत अच्छे से समझिएगा ये ऐसा क्यों सही है। हर बच्चे के बढ़ने और सीखने की गति अलग होती है, आप जानते हैं, ठीक है। भले ही उन्हें एक जैसा माहौल मिले, उन्हें आंतरिक और जैविक और व्यक्तिगत अंतर कुछ ना कुछ अलग अलग होंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। 13 है, भाषाई विविधता वाले क्षेत्र में स्थित एक विद्यालय प्रारंभिक शिक्षार्थियों के बीच साक्षरता दर में सुधार करना चाहता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। किसी हस्तक्षेप से सतत साक्षरता में सुधार होने की सर्वाधिक संभावना है। अब बात समझिए, आपका प्रश्न क्या कह रहा है। आपका प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि अलग अलग भाषाओं वाले क्षेत्र में प्राथमिक स्तर के बच्चों में साक्षरता सुधारने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, बस इतनी सी बात पूछा है। मैं फिर से अपने सार को बताता हूँ, अलग अलग भाषा वाले क्षेत्र में प्राथमिक स्तर में साक्षरता सुधारने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, वो इसमें ये पूछा है, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका है यहाँ पे प्रारंभिक ग्रेड में द्विभाषी साक्षरता कार्यक्रम शुरू करना, ऑप्शन नंबर 3। ये क्यों सही है? क्योंकि जब शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को उनकी मातृभाषा और स्कूल की भाषा दोनों का उपयोग करके पढ़ाया जाएगा तो वे जल्दी जल्दी सीखेंगे, ठीक है, और वो बहुत आसानी से समझ पाएंगे। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर 14 है, एक शिक्षक कक्षागत शांति शिक्षा के तहत विद्यार्थियों में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता और समीक्षात्मक चिंतन विकसित करना चाहता है। इस उद्देश्य के लिए कौन सा कक्षागत कार्य सबसे उपयुक्त है? आप चाहें तो इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, अगर आपको हिंदी में इसमें प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपको बता देता हूँ प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है, छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता और सहानुभूति बढ़ाने के लिए एक शिक्षक को कौन सी गतिविधि करानी चाहिए, आसान शब्दों में ये कहा गया है। तो अब इसको बहुत अच्छे से पढ़िए ऑप्शंस को। उस अध्यापक को क्या कराना चाहिए? तो सबसे बेस्ट है यहाँ पे वैश्विक सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने वाली सहभागी परियोजनाओं का आयोजन करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब छात्र दुनिया भर की समस्याओं पर चर्चा करेंगे, नाटक करेंगे,
तो वे वैश्विक स्तर पर दूसरों की समस्याओं को समझेंगे और उनसे लगाव महसूस करेंगे। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 ज़्यादा अच्छा है, करेक्ट है। नेक्स्ट, सामाजिक और संवेगात्मक विकास के किस चरण में बालक सही गलत की समझ विकसित करना प्रारंभ कर देते हैं और यह समझने लगते हैं कि क्रियाओं के परिणाम होते हैं। देखिए, प्रश्न आपने पढ़ लिया, पॉज करिए वीडियो को, मेरी बात सुनिए। प्रश्न ने पूछा है कि विकास के किस चरण में बच्चे सही और गलत के बीच अंतर समझना शुरू करते हैं और यह जानने लगते हैं कि उनके लिए कामों का कोई नतीजा है भी कि नहीं, या क्या नतीजा होगा। ठीक है, तो इनमें से कौन आपको सही लग रहा है, बताइए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, इसमें क्या होता है, लगभग जो 3 से 6 वर्ष की अवस्था होती है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो इसमें बच्चों का सामाजिक और नैतिक विकास इस स्तर पर पहुंच जाता है कि वे बुनियादी नियमों और उनके परिणामों को समझने लगते हैं। इसलिए आपका 4th नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट, आधुनिक डिजिटल समाज में कौन सा विकास समाजीकरण के पारंपरिक तरीकों को सर्वाधिक गंभीरता से रूपांतरित करता है। प्रश्न ने क्या पूछा है कि आज का जो डिजिटल समाज है उसमें किस बदलाव ने लोगों को आपस में जुड़ने या सामाजिक होने के पारंपरिक तरीकों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इसमें से कौन सा होगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, सहकर्मियों के बीच संवाद का वर्चुअल स्पेस पर स्थानांतरण। ठीक है, मतलब समझते हैं क्या है ये। डिजिटल युग में लोग आमने सामने मिलने के बजाय सोशल मीडिया और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर बात करते हैं। इससे होता क्या है, तो जो सामाजिक बातचीत के पारंपरिक तरीके हैं वो पूरी तरह बदल गए हैं कि आप देख भी नहीं रहे हो पर आप बात कर, जैसे मुझे आप ना मेरे आप एक्सप्रेशन देख रहे हो ना आप मुझे देख पा रहे हो, पर आप बस मुझे सुन पा रहे हो, तो ये भी एक तरह का संवाद ही है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इनफैक्ट ये। नेक्स्ट आ गए हमारे जीन पियाजे। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार वह अवस्था जब बच्चे वस्तुओं को दर्शाने के लिए प्रतीकों का उपयोग शुरू करते हैं। ठीक है, उपयोग करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो कौन सी है वो अवस्था। ठीक है, ज़्यादा नीचे नहीं जाते हैं क्योंकि आपको ही पता होना चाहिए, प्री ऑपरेशनल स्टेज है ये। ठीक है, ये क्यों होता है, 2 से 7 वर्ष वाली अवस्था होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की इस अवस्था की वह मुख्य विशेषता ही यही है कि इसमें क्या होता है, प्रतीकात्मक विचार मतलब सिंबॉलिक थॉट आते हैं। क्या आते हैं, सिंबॉलिक थॉट आते हैं। ठीक है, जहां बच्चे शब्दों या तस्वीरों के माध्यम से किसी वस्तु की कल्पना कर लेते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 है, विकास के किस चरण के दौरान आमतौर पर स्वयं के और दूसरों के संवेगों को पहचानना शुरू करते हैं। बच्चे आमतौर पर स्वयं के और दूसरों के संवेगों को पहचानना शुरू करते हैं और तदनुभूति के प्रारंभिक लक्षण प्रदर्शित करते हैं। अब इसका मतलब क्या है। ठीक है, क्या है इसका मतलब, कोई बता सकता है। इसमें पूछा है कि बच्चे किस उम्र में गर्व और शर्म जैसी भावनाओं को समझते हैं। ठीक है, बस ये बात है, पूछिए। स्वयं और दूसरों के संवेगों को पहचानते हैं और तदनुभूति के प्रारंभिक लक्षण मतलब कि गर्व और शर्म जैसी भावनाओं को समझने लगते हैं और दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाने लगते हैं। ये है यहाँ पे इतना मतलब, बस इसका ये मतलब है। तो आइए ऑप्शंस देखिए, आप वीडियो पॉज करिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सामाजिक अंतःक्रिया के साथ प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, अब ये सही क्यों है, क्योंकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में जब बच्चे समाज और परिवार के अन्य लोगों के साथ गहराई से जुड़ते हैं तो उनमें आत्मचेतना वाली भावना मतलब जैसे गर्व और शर्म ये सब और दूसरों का दर्द समझने की क्षमता विकसित होती है, इसीलिए उन्हें सहानुभूति होती है इसी टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मुदालियर आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा के विविधीकरण से संबंधित किस प्रमुख सुधार की अनुशंसा की गई। ठीक है, अब बताइए, मतलब कि मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा में विविधता लाने के लिए किस बड़े सुधार की सिफारिश की थी। ये सारे आपके सामने हैं। उन्होंने कहा था कि बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालय प्रणाली शुरू करने की बात की थी। ठीक है, आयोग ने मल्टीपर्पज स्कूल्स खोलने की सिफारिश की थी ताकि छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार अलग अलग तरह के व्यावसायिक और एकेडमिक सब्जेक्ट एक ही स्कूल में मिल सकें। ठीक है, इसलिए आंसर 4th करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, RT 2009 के तहत कौन सी कार्यनीति ग्रामीण समुदायों में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की चुनौतियों से निपटने के लिए सर्वोत्तम है। ठीक है, मतलब शिक्षा का अधिकार कानून जो था के तहत गांवों में जो प्राथमिक शिक्षा को सभी बच्चों तक पहुंचाने के लिए सबसे बेहतरीन रणनीति कौन सी है, ये पूछा है। ठीक है, तो इस वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चंस को पढ़िए, मैं सीधे आंसर की तरफ चलता हूं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, समुदाय विद्यालय सहभागिता का सुदृढ़ीकरण। अब ये सही क्यों है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में बच्चों का स्कूल में दाखिला सुनिश्चित करने और उन्हें स्कूल से जुड़े रखने के लिए स्थानीय समुदाय जैसे माता पिता, ग्राम पंचायत, ये सब का सहयोग लेना सबसे ज़्यादा असरदार होता है। इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट अब आ चुके हैं हम डिसिप्लिन 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, आत्मबोध के संदर्भ में प्रेक्षण के दौरान असुखद संवेगों को स्वीकार करना क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन लगा मुझे।
मेरे भी एक बार मतलब ऊपर से निकल गया पहली बार क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि आत्मशोध मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन या खुद के शिक्षण में सुधार करते समय अपनी गलतियों या अशुद्ध धारणाओं को स्वीकार करना क्यों जरूरी है, मतलब अपनी गलती क्यों मानेंगे ये बताइए। ठीक है, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि यह ईमानदारी पूर्वक स्व आकलन और वृद्धि का अवसर देता है। ठीक है, अब समझते हैं क्यों। जब एक शिक्षक अपनी कमी या गलतियों को स्वीकार करते हैं तभी वह ईमानदारी से खुद का मूल्यांकन कर पाते हैं। ठीक है, और अपने पढ़ाने के तरीके में वो जरूरी सुधार, जिसे हम विकास कह सकते हैं, कि जरूरी सुधार और जरूरी विकास करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि कौन सा उपागम विद्यालय की पाठ्यचर्या में राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ दोनों का सबसे प्रभावी ढंग से बढ़ावा देता है। ठीक है, दोनों को। ठीक है, बताइए कौन सबसे अच्छे से दे रहा है। फिर से मैं इस बात को बताता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्कूल के पाठ्यक्रम में नेशनल यूनिटी और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग दोनों को एक साथ बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, बताइए। इसका सबसे अच्छा तरीका है बहुसांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को एकीकृत करना, मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें देश और दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों का सम्मान हो, समावेश हो, वह छात्रों को अपने देश के साथ पूरी दुनिया से जोड़ देगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है, एक स्नातक विद्यार्थी 3 इडियट्स में फरहान कुरैशी के करियर संघर्ष का विश्लेषण करता है। फरहान किस पहचान की स्थिति में अलग होने का प्रयास कर रहा है। अब फरहान कुरैशी आपको याद होगा, फोटोग्राफर जो था। ठीक है, यहाँ पे वही कैरेक्टर है आर माधवन वाला। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। देखिए, इसको हम कहते हैं साइको सोशल मोरेटोरियम, मतलब मनोसामाजिक अलगाव या अधिस्थगन। ठीक, इसलिए इंग्लिश याद रखना जरूरी होता है, अलग अलग ट्रांसलेशन हो जाते हैं चीज़ों के। जब बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा से अलग रखा जाता है, फिर से बात समझिएगा मेरी यहाँ पे, जब बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा से अलग रखा जाता है तो वे मानसिक और सामाजिक रूप से अकेलापन महसूस करते हैं, मतलब आइसोलेशन महसूस करते हैं, और समावेशन इसी मनोसामाजिक अलगाव को खत्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आत्मबोध में चिंतन परक जर्नल को बनाए रखने का एक मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, अभी रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या होता है ये आपको पता ही होगा, वैसे इसके बारे में नहीं पता तो अभी आप समझ जाएंगे इस प्रश्न को करते करते। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, व्यक्तिगत वृद्धि की निगरानी करना और गहन स्पष्टता के अनुभवों पर विचार करना। पहले प्रश्न ही जान लीजिए क्या है। आत्मशोध के लिए शिक्षकों द्वारा चिंतनशील जर्नल लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अब बात समझिएगा कि ये क्यों है। शिक्षक इस डायरी में अपने रोज के पढ़ाने के अनुभव को लिखते हैं ताकि वे ठंडे दिमाग से सोच सकें कि क्या अच्छा रहा, कहाँ पे उन्हें सुधार की ज़रूरत है, क्या उनसे गलतियाँ हुई हैं। इससे उनके पेशेवर कौशल का विकास होता है। अब आप समझ होंगे ये रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या है, वैसे आप जानते रहे होंगे फिर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा कथन कक्षा के बाहर भाषा की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, बताइए। कौन सा कथन कक्षा के बाहर भाषा की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, तो इसका उपयोग शिक्षकों द्वारा केवल औपचारिक संप्रेषण आ गया, केवल और औपचारिक ये सब निगेटिव बातें अपने आप में आ जाती हैं। ठीक है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि बाहर की भाषा केवल औपचारिक मीटिंग के लिए नहीं होती। ठीक है, यह स्कूल के बाहर लिखित संप्रेषण तक सीमित है। नहीं, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बाहर हम लिखने से ज़्यादा मौखिक सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लिखित तो है ही नहीं है। थर्ड है, इसकी आवश्यकता स्कूल के बाहर दैनिक जीवन के लिए नहीं है। ये पॉइंट भी गलत है, पूरी तरह गलत है, क्योंकि भाषा के बिना दैनिक जीवन तो असंभव है। ठीक है, इसलिए अब आपका बचा 4th और यही आपका करेक्ट है। यह व्यक्तियों को विभिन्न सामाजिक स्थितियों में बातचीत करने में सहायता करती है। ठीक है, ये आपका बेस्ट है। ठीक है, स्कूल के बाहर हम जो भाषा बोलते हैं उसका मुख्य काम दैनिक जीवन में लोगों से जुड़ना, बातचीत करना और सामाजिक संबंध बनाना है। ठीक है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नंबर 6 है, कौन सा गणित में कौशल विकास से संबंधित उद्देश्य है। ठीक है, इसको तो आप आंख बंद करके कर लेंगे, साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, स्पष्ट और तार्किक रूप से विचारों को व्यक्त करने, पढ़ने और उनकी व्याख्या करने में कौशल विकसित होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि गणित का असली उद्देश्य ही यही है कि केवल गणना करना नहीं है, बल्कि बच्चे के दिमाग का तार्किकरण, मतलब लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, LT शॉर्ट में लिख देते हैं, लॉजिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट, शांति शिक्षा से काफ़ी प्रश्न हमको देखने को मिले। सकारात्मक शांति की अवधारणा में मुख्य रूप से क्या शामिल है। ठीक है, अब ये आपके सामने है, आप आसान शब्दों में बता देंगे कि क्या शामिल है, क्या शामिल नहीं है। ठीक है, संरचनात्मक हिंसा का उन्मूलन। ठीक है, सकारात्मक शांति का मतलब ही है कि केवल युद्ध का ना होना ही नहीं, बल्कि समाज से भेदभाव, गरीबी और शोषण, मतलब संरचनात्मक हिंसा को पूरी तरह खत्म करना। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 8 है, कौन सा सिद्धांत सरल विचारों में से जटिल विचारों की ओर बढ़ने पर बल देता है। अब ये वही कर पाएगा जिसने अच्छे से पढ़ाई लिखाई कुछ की होगी। ठीक है,
शिक्षण ये कह रहा है कि शिक्षण का जो कौन सा सिद्धांत है जो ये कहता है कि हम बच्चों को पहले सरल या बुनियादी चीज़ें सिखाते हैं, उसके बाद हम कठिन चीज़ें सिखाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है प्रगति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। प्रगति या क्रमिकता का सिद्धांत सीधे तौर पर सरल से कठिन की ओर वकालत कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, एक शिक्षक एक पाठ तैयार करता है जहां विद्यार्थी नाटक की संरचना का विश्लेषण करते हैं ताकि यह पहचान सकें कि संवाद कहानी की सुसंगतता में कैसे योगदान देते हैं। इस गतिविधि में किस भाषा अधिगम प्रतिफल को प्राथमिकता दी जा रही है? अब समझ लेते हैं क्या कह रहा है ना। बहुत सारे लोगों को तो दिक्कत ही हो जाएगी इससे कि सर ये क्या रहा है, तो आइए समझते हैं इसको। ठीक है, प्रश्न में पूछा गया है शिक्षक बच्चों को एक पाठ पढ़ाकर नाटक की संरचना का विश्लेषण करता है, ठीक है, ताकि वे संवाद और कहानी की बनावट समझ सकें। इसमें भाषा के किस पहलू पर जोर है, ये बात समझना है। ठीक है, अब नाटक की बात हो रही है ना, नाटक की संरचना का विश्लेषण हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो प्रिंट और पाठ जागरूकता विकसित की जा रही है। क्या? प्रिंट और पाठ जागरूकता। यहाँ पे प्रिंट की जगह शैलीगत हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है, और ट्रांसलेशन में थोड़ा सा गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो शैलीगत और पाठ जागरूकता विकसित करना है। क्यों? क्योंकि नाटक की बनावट, संवाद और कहानी को पूरी तरह समझने या लिखने की शैली अध्यापक यहाँ पे एनालाइज कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, वाक्य में शब्दों की व्यवस्था किस प्रकार के नियमों को द्वारा निर्धारित होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सिंटैक्टिक रूल्स। ठीक है, वाक्यात्मक नियम। ये क्यों सही है? क्योंकि जो सिंटैक्स होते हैं ये व्याकरण का वह हिस्सा है जो यह तय करता है कि कर्ता, कर्म और क्रिया किस क्रम में आएंगे ताकि वाक्य सही बने। ठीक है, मैं अपनी बात फिर से रिपीट करता हूँ, सिंटैक्स व्याकरण का वह हिस्सा है जो यह तय करता है कि कर्ता, कर्म और क्रिया किस क्रम में आएंगे ताकि वाक्य सही से बन सके। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 11 है, सामाजिक और शैक्षिक विषय वस्तु वाली फिल्म देखते समय विद्यार्थियों को विषय वस्तु के साथ समालोचनात्मक रूप से जुड़ने के लिए प्रेरित करने का व्यवहारिक तरीका क्या है? ठीक है, प्रश्न ने ये कहा है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों को बिना किसी झिझक या डर के कक्षा की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करने का सबसे व्यवहारिक तरीका क्या है, ये कहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों को बिना चर्चा फिल्म देखने की अनुमति देना। ठीक है, ये बेस्ट है। क्यों? क्योंकि आप बाकी ऑप्शन आपने पढ़े होंगे, मैं इसका रीज़न बता देता हूँ। शुरुआत में क्या होता है कि पिछड़े या शर्मीले बच्चों को सीधे बोलने या परीक्षा देने के लिए मजबूर करने के बजाय बिना किसी दबाव के साथ एक फिल्म दिखाना या गतिविधि में शामिल करना उन्हें बहुत कंफर्टेबल फील कराता है। ठीक है, इसलिए ये सही है। नेक्स्ट, अब परिपक्व विचारों में MBCT का विशिष्ट चिकित्सीय लक्ष्य क्या है? अब MBCT को अपने पेन से तुरंत लिखिए, इसका फुल फॉर्म होता है माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी। ठीक है, माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी। मैं इसको लिख नहीं सकता हूँ, बस आप इसको सुन लीजिए एक बार, फिर रिपीट करता हूँ, माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी। ठीक है, अब चलते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, सभी संज्ञानात्मक विकृतियों को कम करना। ठीक है, MBCT का जो उपयोग है दिमाग में चल रहे नकारात्मक विचारों, भ्रमों और गलत सोच, जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होते हैं, ठीक है, को ठीक करने और मानसिक शांति के लिए किया जाता है। यही आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रतिष्ठित सांस्कृतिक व्यक्ति की समसामयिक प्रासंगिकता का अध्ययन करना क्यों महत्वपूर्ण है? ये क्वेश्चन यकीन मानिए हर शिफ्ट में लगभग देखने को मिला है, हर बार 4-5 बार मैंने नोटिस किया, ये हर शिफ्ट में ये प्रश्न मुझे देखने को मिला है। और इसका सही आंसर मतलब समझ लेते हैं आसान शब्दों में एक बार और इस प्रश्न को, कि इतिहास की कक्षा में किसी विशिष्ट सांस्कृतिक इतिहास के, ठीक है, किसी विशिष्ट सांस्कृतिक इतिहास को आज के समय में पढ़ना उसको क्यों महत्व है या उसे समझना क्यों जरूरी है, ये बात कह रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यह अतीत के योगदानों को वर्तमान सामाजिक मुद्दों से जोड़ने में सहायक होता है, और यही आंसर हर बार सही मिला है। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा समझ लीजिए, इतिहास पढ़ने का असली फायदा तब है जब हम अतीत की बातों और संस्कृति से सीखकर आज मतलब वर्तमान में समाज की समस्याओं को समझें और उन्हें सुलझाएं। ठीक है, इसलिए ये सही है, सेकंड नंबर। नेक्स्ट 14th नंबर है, शिक्षक द्वारा वास्तविक जीवन की वस्तुओं का उपयोग करते समय शिक्षण के किस सिद्धांत को सर्वोत्तम रूप से लागू किया जाता है? ये तो आसान है, मूर्त से अमूर्त। ठीक है, मूर्त से अमूर्त। ठीक है, क्यों? बच्चे पहले उन चीज़ों को जल्दी सीखते हैं जिन्हें वे सामने देख सकते हैं, वही हो गया मूर्त। और जैसे शेप दिखाकर आप 1+1 सिखा सकते हो, जल्दी सीखेंगे वो। ठीक है, उसके बाद वो जोड़ना सीख जाते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15th है, अनुभवात्मक अधिगम चक्र प्रक्रिया का आरंभ किस चरण से होता है? वीडियो को पॉज करिए और इसे पढ़िए। ठीक है, आई होप आपने इसको पढ़ लिया होगा अच्छे से। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बिना कार्रवाई के अस्थायी अवलोकन। अब ये क्या है? ठीक है, समझिए, डेविड कोल्ब के चक्र के अनुसार, ठीक है जी हाँ, यहाँ पे आपके आ गए कोल्ब साहब, ठीक है,
कोल्ब साहब आ गए, कोल्बे आ गए आपके। तो डेविड कोल्ब के चक्र के अनुसार किसी भी अनुभव से सीखने की शुरुआत तब होती है जब हम किसी घटना या स्थिति को बहुत ध्यान से देखते हैं और महसूस करते हैं, मतलब कि ऑब्जर्वेशन, और यही यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट 16th है, निम्नलिखित दार्शनिकों में से किसने कथन दिया है, अनुभव बहुत ही विस्मयपूर्ण अनुभव किसी भी मात्रा में सिद्धांतों उत्पन्न करने और उसे धारण करने में सक्षम है। सिद्धांतों को उत्पन्न करने और उसे धारण करने में सक्षम है, यहाँ पे ये होगा। लेकिन अनुभव से अलग सिद्धांतों को सिद्धांत के रूप में भी निश्चित रूप से समझा नहीं जा सकता, उद्धृत है। ठीक है, अब प्रश्न में पूछा है कि अनुभव बहुत ही विचारपूर्ण अनुभव किसी भी भाषा में सिद्धांतों को उत्पन्न करने और उसे धारण करने में सक्षम है, लेकिन अनुभव से अलग सिद्धांतों को सिद्धांत के रूप में नहीं समझा जा सकता। यह प्रसिद्ध कथन किसका है, बहुत फर्जी कथन है जो भी है, जॉन डीवी का है। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आपके जो प्रैग्मेटिज्म है। ठीक है, जॉन डीवी उसी से संबंधित है आपके, और लर्निंग बाय डूइंग भी इन्होंने इन्हीं का है। ठीक है, तो इनका पूरा दर्शन इसी बात में टिका था कि असली ज्ञान अनुभव से आता है, कोरे सिद्धांतों से नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, एक से अधिक भाषाएं जानने और उनका उपयोग करने वाले व्यक्तियों के लिए सामान्यतः क्या शब्द है, तो वो कौन होते हैं, बहुभाषी। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षण शास्त्र मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है, बताइए। शिक्षण शास्त्र मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है, तो ये आप जानते हैं कि ये शिक्षार्थी केंद्रित है। ठीक है ना, शिक्षार्थी केंद्रित है। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन क्या है, शिक्षक नेतृत्व वाला अधिगम प्रक्रिया, ये भी सही है। ठीक है, जो ऑफिशियल आंसर की है ना वहाँ पे शिक्षक नेतृत्व वाली अधिगम प्रक्रिया है, इसलिए ये सही है। लेकिन बहुत अच्छे से समझिएगा, इसका जो सही आंसर बनेगा वो शिक्षार्थी केंद्रित होगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। पर वो दूर दूर तक ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन ये करेक्ट आंसर होगा इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, प्रारंभिक साक्षरता कौशलों के आकलन के लिए विभिन्न साधनों और विधियों का उपयोग करने की अनुशंसा क्यों की जाती है, बताइए क्यों की जाती है। प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के साक्षरता कौशल का आकलन करने के लिए, मतलब असेसमेंट करने के लिए अलग अलग साधनों और तरीकों का उपयोग क्यों करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बच्चों के अधिगम के विविध पहलुओं को समझने के लिए। ठीक है, हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है, कोई बोलने में अच्छा होता है, कोई लिखने में अच्छा है, कोई चित्र बनाने में अच्छा है। हर अलग अलग तरीके से टेस्ट लेने से बच्चे की हर खूबी या कमी का पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सी भाषा की प्रकृति नहीं है। ठीक है, नेचर ऑफ लैंग्वेज पूछा है, कौन सा नहीं है, तो भाषा की जो प्रकृति है वो अधिनायकवादी नहीं है, डिक्टेटोरियल नहीं है। मतलब भाषा कभी भी तानाशाही या थोपी नहीं होती, भाषा हमेशा लचीली होती है, ये पॉइंट याद रखिएगा। लचीली होती है, सामाजिक होती है, ठीक है, मतलब सोसाइटी से रिलेटेड है ना ये, और स्वतंत्र होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आ चुके हैं डिसिप्लिन 3 पे, और यहाँ पे एक ही क्वेश्चन ऐसा मिला था हमें। ठीक है, असर्शन बेस्ड, तो अभिकथन है इसका। ठीक है, गणित के पाठों में वास्तविक जीवन के संदर्भों का उपयोग करने से विद्यार्थियों को विषय से जुड़ने में मदद मिल सकती है। ठीक है, इसका कारण है व्यवहारिक जीवन के उदाहरण अमूर्त अवधारणाओं को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं। तो दोनों ही सही हैं। ठीक है, ए और आर दोनों ही सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, क्यों ये बात सच है, क्योंकि दोनों बातें पूरी तरह सच हैं। जब हम गणित में बाजार, दुकान या पैसे के उदाहरण देते हैं, ठीक है, पहला यही कह रहा है ना कि उदाहरण देना है, तो उदाहरण देते हैं तो गणित के कठिन और अमूर्त नियम बच्चों को आसानी से समझ में आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये सही है। नेक्स्ट नंबर 2 है, एक शिक्षक जो शिक्षण विधियों पर लगातार चिंतन करता रहता है और संबंधित रणनीतियों को संशोधित करता रहता है, वह मुख्यतः कौन सी व्यावसायिक विशेषता प्रदर्शित कर रहा होता है। यहाँ पे व्यावसायिक विशेषता से मतलब है प्रोफेशनल उसका जो है। ठीक है, टीचर है वो तो अपना प्रोफेशन बहुत अच्छे से संभाल रहा है वो, तो चिंतनशील व्यावसायिकता, रिफ्लेक्टिव प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, ये एक चिंतनशील शिक्षक हमेशा अपनी कमियों पर विचार करता है और बच्चों को बेहतर ढंग से सिखाने के लिए नई नई टेक्निक्स को ढूंढता है। इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट, किसी नए सिरे से स्थापित किए गए विद्यालय के लिए कौन सी क्रिया संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करती है। वीडियो पॉज करिए, ऑप्शंस पढ़िए, हम सीधे आंसर करेंगे क्योंकि। ठीक है, पर्याप्त बजट और बुनियादी ढांचा की स्थापना। ऑप्शन आपको यहाँ कहीं दिख रहा है। ठीक है, मतलब प्रश्न ये कह रहा है कि किसी नए स्थापित प्राथमिक स्कूल में संख्याओं और गणित की अच्छी पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है। बताइए इसमें से आपको क्या सही लग रहा है। पारदर्शी बजट और मॉनिटरिंग प्रणालियों की स्थापना। ठीक है, यही आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा विकल्प शिक्षक की पहचान के मूल पहलू का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। बताइए कौन सा है जो उसका
सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? व्यक्तिगत मान्यताएं और विश्वास, व्यक्तिगत मान्यताएं और विश्वास। प्रश्न में पूछा गया है एक समावेशी शिक्षक जो दिव्यांग बच्चों को भी साथ में पढ़ाता है उसे हम समावेशी शिक्षक बोलते हैं, की पहचान का सबसे मुख्य बिंदु क्या है? तो व्यक्तिगत समस्याएं और विकास, यहाँ पे विश्वास नहीं है, विकास है। ठीक है, टाइपिंग एरर है ये। तो एक समावेशी शिक्षक हर बच्चे की व्यक्तिगत समस्याओं को पहचानता है और उसी के अनुसार विकास पर ध्यान देता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। किसी भी अच्छे शिक्षक की एक मुख्य विशेषता के रूप में पहचाना जाता है। फिर से इस बात को रिपीट करते हैं, किसे एक प्रभावी शिक्षक की मुख्य विशेषता के रूप में पहचाना जाता है। मैं थोड़ा जल्दी पढ़ता हूँ तो उसको थोड़ा डिकोड करने की कोशिश में मैं जल्दबाजी में बोल जाता हूँ, लेकिन क्वेश्चन मेरा सही निकलता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सख्त निर्देशात्मक योजना। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा। सॉरी, सख्त निर्देशात्मक योजना नहीं है ये होगा स्पष्ट, यहाँ पे होगा स्पष्ट। ठीक है, स्पष्ट ये यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। यही आपका करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट है, स्पष्ट निर्देशात्मक योजना या शैक्षणिक योजना, ऐसा कुछ होगा यहाँ पे। ठीक है, एक अच्छा शिक्षक वही है जिसे पता हो कि आज क्लास में हमें क्या पढ़ाना है, तो वो अपने आप में स्पष्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात ये है कि ये इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ लेते हैं। अ टीचर असेस अ स्टूडेंट रिपोर्ट ऑन अ हीटेड डिबेट अबाउट करिकुलम चेंजेस वेयर बोर्ड मेंबर्स हेल्ड कन्फ्लिक्टिंग व्यूज विच वर फॉर्म करेक्टली इंडिकेट्स इंटरनल डिसएग्रीमेंट विद इन द बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वर। क्या है? वर। अब बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, यहाँ बोर्ड का कलेक्टिव नाउन क्या है आपका? ठीक है, यहाँ बोर्ड क्या है पहले तो ये समझिए, ये बोर्ड जो है आपका कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, जब बोर्ड के सभी सदस्य एक मत हैं तो उसे सिंगुलर माना जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ लिखा है कि उनके विचार आपस में अलग थे, कहाँ गया? कन्फ्लिक्ट। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे मेंशन था ना कन्फ्लिक्ट व्यूज। अब अगर उनके विचार आपस में एक नहीं थे तो सिंगुलर नहीं हुआ ना, ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे वर होना चाहिए। क्या? वर, है ना। जब कलेक्टिव नाउन के सदस्यों में मतभेद है तो क्रिया वर लगती है। ठीक है, और ही वॉज इज, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। नेक्स्ट, इस प्रकार के खेल में बच्चे वस्तुओं का उपयोग किसी अन्य चीज का निरूपण करने के लिए करते हैं, जैसे किसी ब्लॉक को कार समझकर खेलना। बताइए, तो इसको कहते हैं फंक्शनल प्ले, प्रकारात्मक खेल या एकल खेल या प्रतीकात्मक खेल या रचनात्मक खेल। बताइए इनमें से कौन सा होगा? ठीक है, क्वेश्चन को मैं फिर से समझा देता हूँ। जब बच्चे किसी वस्तु को कोई काल्पनिक रूप से देखकर खेलते हैं, ठीक है, तो उसे किस प्रकार का खेल कहा जाता है? बस इतना पूछ रहा है, तो वो होता है सिंबॉलिक प्ले, प्रतीकात्मक खेल। ठीक है, इसमें बच्चे प्रतीक रूप में मतलब इसमें क्या होता है कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु का प्रतीक मानकर बच्चे खेलना शुरू करते हैं और अपनी कल्पना से, मतलब अपनी कल्पना का यूज करके। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 8 है, थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम के अनुसार अधिगम की सबसे अधिक संभावना तब होती है जब किसी, वीडियो को पॉज करिए और पढ़िए, ठीक है, क्रिया के फलस्वरूप खुशी या संतुष्टि मिलती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्यों? प्रभाव का नियम यह कहता है कि अगर किसी काम को करने के बाद परिणाम अच्छा मिले तो इंसान उसको बार बार करना चाहता है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट 9th है, किसी राज्य में प्राथमिक स्तर पर शुरू किए गए नए पढ़ना सीखना कार्यक्रम को विद्यालयों द्वारा समझने और कार्यान्वित करने के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है? बताइए, मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है? तो यहाँ पे उत्तरदायित्व की बात हो रही है, तो विद्यालय का जो शिक्षा विभाग है, ठीक है, वो इसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार होगा। ठीक है, या विद्यालय का जो कक्षा शिक्षक है वो। ठीक है, तो किसी भी सरकारी या राज्य स्तरीय योजना को जमीनी स्तर पर लागू करने या उसकी देखरेख करने का मुख्य काम शिक्षा विभाग का होता है। ठीक है, अब वो ये काम कक्षा में कौन कर रहा है? कक्षा शिक्षक, तो ये कक्षा शिक्षक का काम है। ठीक है, नेक्स्ट, एक ग्रेड 3 का शिक्षक एक ऐसी क्रियाकलाप तैयार करता है जिसमें विद्यार्थी कक्षा की वस्तुओं को मापने के लिए हैंड स्पैन, मतलब बित्ता जिसको हम बोलते हैं, का इस्तेमाल करते हैं और फिर समूहों में परिणाम की तुलना करते हैं। तो गणित शिक्षण का कौन सा मूल उद्देश्य इस परिदृश्य का सबसे अच्छा उदाहरण है? बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अब आपको यही बताना है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बताइए। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, अनुभवात्मक अधिगम के माध्यम से व्यवहारिक मापन कौशल को बढ़ावा देना। ठीक है, इसे आप अनुभवात्मक कहिए या फिर इसको हम कह सकते हैं अनुमानात्मक भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन पे नहीं जाना है, इंग्लिश वाला पढ़ लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अब बात समझिए, हाथ या बित्ते से नापना अमानक मापन है, ये हम जानते हैं, लेकिन इससे बच्चे अंदाजा लगाना सीखते हैं। ठीक है, एस्टिमेशन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और ये व्यवहारिक मापन का तरीका होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11,
निम्नलिखित में कौन सा संयोजन विद्यार्थियों में जीवन पर्यंत अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक स्नातक शिक्षक के मनोवैज्ञानिक कौशल और अभिवृत्ति की सर्वोत्तम रूप से व्याख्या करता है? ठीक है, अब प्रश्न क्या कह रहा है इसको एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। बच्चों में जीवन पर्यंत अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छे शिक्षक में कौन से मनोवैज्ञानिक गुण होने चाहिए, ये बात कह रहा है। ठीक है, तो टीचर के अंदर क्या होनी चाहिए? जिज्ञासा और अनुकूलनशीलता। हमेशा कुछ नया सीखने के लिए शिक्षक के अंदर खुद ज्ञान के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए, मतलब क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, और बदलते समय व नए तरीकों के अनुसार खुद को ढालने की अनुकूलनशीलता, मतलब एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। आज इन वीडियोस पे व्यूज़ कम आ रहे हो, बच्चे कम देख रहे हो, पर इतना मैं कह रहा हूँ, जब एग्जाम टाइम आएगा ना तो आपको आपका जो वक्त कीमती लगता है, आप उस टाइम पे इन्हीं वीडियोस को जाकर देखोगे, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्योंकि आपका बहुत टाइम बच रहा है, विद इन 1 आवर आपका पूरा पेपर सॉल्व हो रहा है। अंग्रेजी व्याकरण में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है? अब बताइए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं, किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ठीक है, द सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट मैच इन नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, विषय और क्रिया का वचन मेल होना चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए, बेसिक रूल्स हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट। टेलीविजन विज्ञापन का बच्चों और वयस्कों दोनों पर क्या संभावित प्रभाव पड़ता है? ये प्रश्न भी 3-4 बार मैंने देखा है अभी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, टेलीविजन विज्ञापन सभी आयु वर्ग के उपभोक्ताओं की अभिरुचियों को प्रभावित करते हैं। ये क्यों सही है, ये समझ लेते हैं। टीवी पर आने वाले विज्ञापन इस तरह बनाए जाते हैं कि वे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के दिमाग पर असर डालते हैं, ताकि उनकी पसंद और नापसंद दोनों बदल जाए। ठीक है, इसलिए प्रभावित कर रहे हैं। नेक्स्ट 14th है, एक विद्यार्थी को बार बार प्रैक्टिस करने के बावजूद जटिल अवधारणाओं को याद रखने में लगातार कठिनाई होती है। संज्ञानात्मक और पर्यावरणीय कारकों का ध्यान में रखते हुए कौन सा अंतःक्षेप दीर्घकालिक बोध को बेहतर बनाने में सर्वाधिक उपयुक्त होगा? इसको आप हिंदी में भी पढ़ लीजिए, इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए। ठीक है, आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं बता देता हूँ पूछा क्या है। यदि एक छात्र को बार बार डांटने के बाद वह कठिन अवधारणाओं को याद करने में असमर्थ होता है, तो उसकी इस संज्ञानात्मक समस्या को दूर करने के लिए सबसे अच्छा इंटरवेंशन कौन सा होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो उसकी समस्या है आपको दूर करनी है, तो इसमें से 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में बताइए कौन सा बेस्ट होगा। तो बेस्ट होगा कि उसके पूर्व ज्ञान और प्रासंगिक उदाहरणों का उपयोग करके अर्थपूर्ण संबंध बनाना। क्यों? क्योंकि जब कोई बच्चा किसी चीज़ को समझता है, जब कोई बच्चा किसी चीज़ को नहीं समझ पा रहा होता है या याद नहीं रख पा रहा होता है, तो शिक्षक उसको पूर्व ज्ञान, ठीक है, उसकी पुरानी सीखी हुई बातों से जोड़कर रोजमर्रा के आसान उदाहरण देकर उसको आसान बना देते हैं। ठीक है, यही आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, अब ये पॉइंट क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। किसी शिक्षार्थी की निष्क्रिय शब्दावली, मतलब पैसिव वोकैबुलरी से शब्द सक्रिय शब्दावली में कैसे जा सकते हैं? अब ये पैसिव वोकैबुलरी और एक्टिव वोकैबुलरी से भर भर के क्वेश्चन आए हैं इस बार। ठीक है, सारी शिफ्ट में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, ये बात याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, निरंतर समीक्षा, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण के माध्यम से। क्यों? क्योंकि जब छात्र उन शब्दों को बार बार सुनता है, उनका रिवीजन करता है और अपनी बातचीत या वाक्यों में बार बार उन्हें इस्तेमाल करता है, तो वे शब्द सक्रिय भाषा का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, शिक्षक प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य के अनुसार एक कक्षागत गतिविधि तैयार करते हैं। इन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए शिक्षक को किस उपागम को प्राथमिकता देनी चाहिए? क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो वीडियो को पॉज करके इंग्लिश में पढ़ लीजिए। अब चलते हैं आंसर की तरफ। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों के माध्यम से पैटर्न और संबंधों के अन्वेषण को सुगम बनाना। क्यों? देखिए, प्राथमिक स्तर पर गणित सिखाने का सबसे अच्छा तरीका ही यही है कि बच्चे संख्याओं और पैटर्न्स के बीच आपसी संबंधों को वो खुद से खोजें। ठीक है, नेक्स्ट, एक विद्यालय स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए स्थानीय गैर सरकारी संगठनों से सहायता लेता है। ये क्या दर्शा रहा है, बताइए, ये क्या दर्शाता है? सहायक संगठनों के साथ संबंध को दर्शाता है। बहुत आसान था ये तो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 है, पूर्व ज्ञान और अनुभव अधिगम प्रक्रिया में किस प्रकार योगदान करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 18 है, बहुत आसान भी होना चाहिए आपके लिए। ठीक है, बच्चों का पुराना ज्ञान उनके नए और उनका पुराना अनुभव नई चीज़ों को सीखने में कैसे मदद करता है, ये बताना है। ठीक है, तो वे नई जानकारी को के लिए एक नई नींव के रूप में कार्य करते हैं। यही आपका सही है। देखिए, बात समझिएगा, बच्चा जब भी कुछ नया सीखता है तो अपने पुराने अनुभव के ऊपर ही नए ज्ञान की इमारत खड़ी करता है। ठीक है, और इसलिए पुराना ज्ञान एक मजबूत नींव का काम करता है। नेक्स्ट, कौन सा परिप्रेक्ष्य यह सुझाव देता है कि पुरुषोचित और स्त्रियोचित लैंगिक भूमिकाएं सीखी जाती हैं और वे अनिवार्य रूप से जैविक लक्षणों से संबंधित नहीं होती? बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। ठीक है, कि आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। तो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य ये आपका करेक्ट आंसर है। लड़का क्या काम करेगा, लड़की क्या काम करेगी, यह भेदभाव हमारा समाज तय करता है। ठीक है, इसलिए इसे समाजशास्त्रीय परिवेश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी शोध पत्र के निष्कर्ष में कौन सा वाक्य व्याकरणिक रूप से सही और उपयुक्त है, बताइए, पढ़िए इसको, बताइए कौन सा वाक्य सही है। तो करेक्ट आंसर है आपका दीज फाइंडिंग्स कंट्रीब्यूट टू अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। ठीक है, दीज क्या है, ये प्लूरल के साथ, दीज प्लूरल है, ठीक है, इसके साथ फाइंडिंग्स ही आएगा। ठीक है, और वर्ब कंट्रीब्यूट भी है जो कि प्लूरल है। ठीक है, आई होप आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज होगा। नेक्स्ट हम आ गए सेक्शन 4 पे। यहाँ पे हम थोड़ा फास्ट वे में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, उदारीकरण ने समाज की में शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता को किस प्रकार सर्वाधिक प्रभावित किया है, बताइए कैसे प्रभावित किया है। ये क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 बार आ चुका है अब तक, मैंने जितने भी पेपर देखे हैं। इसके अलावा अभी बहुत सारे पेपर देखने को बाकी हैं। ठीक है, तो बताइए उदारीकरण ने कैसे, मतलब ये जो ग्लोबलाइजेशन है उसने निजीकरण ने हमारे उच्च शिक्षा को कैसे, उच्च शिक्षा की पहुंच और उसकी क्वालिटी को सबसे ज़्यादा कैसे प्रभावित किया है। तो निजी संस्थानों का विस्तार और प्रतिस्पर्धा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इतिहासकार विद्यार्थियों में 1890 के दशक के एक काल्पनिक व्यक्ति के लिए डायरी प्रविष्टियों को लिखना कहते हैं, जिसमें अर्थशास्त्र, सामाजिक वर्ग और प्रौद्योगिकी को शामिल किया गया है। इस प्रकार के नियत कार्य का प्राथमिक लाभ क्या है। ठीक है, प्रश्न ये कह रहा है कि एक इतिहास का शिक्षक बच्चों से 1890 के दशक के एक काल्पनिक व्यक्ति की डायरी लिखने को कहता है, जिसमें उस दौर की इकोनॉमी, समाज और तकनीक का जिक्र है। तो इस तरह का काम देने का प्राथमिक लाभ क्या है। ठीक है, ये आपके सामने है, अब बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। ये सहानुभूति हटा दीजिएगा बस। ठीक है, यह विद्यार्थियों को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। इतिहास को रटने के बजाय जब बच्चे खुद उस दौर के किसी पात्र को की जगह अपने आप को रखकर सोचते हैं और डायरी लिखने की कोशिश करते हैं, तो उससे उनकी इमेजिनेशन बढ़ जाती है। ठीक है, और वो पढ़ाई के लिए अधिक क्या होते हैं, इंगेज्ड और मोटिवेटेड होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में किसी विद्यालय का प्रधान शिक्षक सामान्यतः शैक्षिक पदाधिकारियों के बीच सहयोग को किस प्रकार बढ़ावा देता है, बताइए किस प्रकार बढ़ावा देता है। ये रहे आपके सामने ऑप्शंस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नियमित कर्मचारी बैठकें स्थापित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, आईसीटी आधारित गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रगति का मूल्यांकन करते समय प्राथमिक अंग्रेजी कक्षा में कौन सी विधि सबसे विश्वसनीय आकलन प्रदान करती है, बताइए कौन सी विधि सबसे सही है। कुल मिला के ये बोल रहा है। ठीक है, तो इसका सबसे सही होगा मुद्रित कार्यपत्रक, प्रिंटेड वर्कशीट्स। ठीक है, क्यों, वैसे यहाँ पे कुछ और ऑप्शन में तो नहीं था ना, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे शायद यही सही है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा मेरे लिए डाउटफुल है, याद रहा तो मैं इसको जरूर अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक विद्यालय प्रासंगिकता और गहनता को अधिकतम करने के लिए अपनी सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या को रीडिज़ाइन करना चाहता है, क्योंकि हिंदी तो मेरे भी समझ से परे हो जाती है। ठीक है, इस प्रयोजन के लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षा की प्रगति और क्षेत्र के अनुप्रयोग का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सी रणनीति है। ठीक है, बताइए, ये हैं आपके पास ऑप्शंस और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऐसी विषयगत इकाइयों की संरचना करना जो केस स्टडी, परिप्रेक्ष्य आधारित अधिगम के माध्यम से राजनीतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दों को जोड़ती हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ बहुत शॉर्ट में कि ये क्यों है। सामाजिक विज्ञान का असली उद्देश्य बच्चों को केवल इतिहास या भूगोल रटाना नहीं है, बल्कि उन्हें समाज के विभिन्न पहलुओं जैसे राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज को आपस में जोड़कर गहराई से सोचना सिखाना है। ठीक है, इसलिए ये करेक्ट है। देखिए, हल्के में पेपर को मत लीजिए, कहीं कहीं क्वेश्चंस ऐसे हैं आपके टीचर्स को भी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में कौन सा पहला चरण है, बताइए। बहुत बेसिक था, पाठ योजना। क्या है, पाठ योजना, सूक्ष्म योजना यहाँ पर लिखा है, ये क्या होगा, पाठ योजना। ठीक है, लेसन प्लानिंग। नेक्स्ट नंबर 7 है, कौन सा उप विषय वस्तु क्षेत्र है जो सामान्यतः प्राथमिक पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या में शामिल है, बताइए कौन सा है। परिवार, विद्यालय और पड़ोस। परिवार, विद्यालय और पड़ोस, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, नागरिक विज्ञान का प्राथमिक केंद्र बिंदु क्या है, सिविक्स की बात कर रहा है ये। ठीक है, जो आप एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते हैं ना, वहाँ पे सिविक्स की आपकी रहती है। तो सामाजिक सांस्कृतिक प्रणालियों के दौरान मानवीय मामले, यही करेक्ट है। ठीक है, नागरिक शास्त्र का पूरा आधार समाज में रहने वाले इंसानों के अधिकार, उनके कर्तव्य और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के आपसी संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा नवीकरणीय संसाधन भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन के लिए सामान्यतः उपयोग किया जाता है, बताइए कौन सा। ठीक है, ईंधन के रूप में उपयोग के लिए प्राकृतिक गैस को भूमिगत भंडारों से निकाला जाता है। ये क्या सही है, यहाँ पे मतलब पता है क्या है, केरोसिन या मिट्टी के तेल की बात हो रही बस। ठीक है,
लेकिन थोड़ा क्वेश्चन में प्रॉब्लम भी होगी कुछ ना कुछ, ठीक है। अगर मैंने एज इट इज़ वहाँ से लिया है इसको, यहाँ पे केरोसिन वगैरह से रिलेटेड बात है और कुछ नहीं, ठीक है। और वो नवीकरणीय संसाधन नहीं है, ठीक है, वो प्राकृतिक संसाधन है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, कौन सा पाठ्य योजना में अधिगम उद्देश्यों शिक्षण गतिविधियों के बीच संबंध का सर्वोत्तम वर्णन करता है? बताइए, सर्वोत्तम वर्णन कर रहा है भाई साहब, ऐसा कौन मिल गया? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन फर्स्ट, अधिगम उद्देश्य शिक्षण गतिविधियों को निर्धारित करते हैं, ठीक है। हम क्लास में एक एक्टिविटी करवाएं, ठीक है, और ये किस बात पर निर्भर करता है कि हमारे उद्देश्य क्या हैं। पहले हम अपने उद्देश्य तय करते हैं, ठीक है, और उसके आधार पर हम गतिविधियां चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि कौन सा विज्ञान उपागम वयस्क विद्यार्थियों को वैज्ञानिक घटनाक्रम और कार्यप्रणाली दोनों को सुनिश्चित करते हुए नए परिप्रेक्ष्य से पर्यावरणीय समस्याओं का समीक्षात्मक रूप से विश्लेषण करने में सबसे अच्छी रूप से सक्षम बनाता है? भाई साहब हिंदी पढ़ो, सर के ऊपर से चली जाती है, इससे अच्छा इंग्लिश पढ़ लो। मैं इंग्लिश पढ़ लूँ एक बार? हाँ मैंने पढ़ लिया, आप भी पढ़ लो। अब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, पर्यावरण की समस्याओं को वैज्ञानिक तरीके से सुलझाने के लिए बच्चों के अंदर कौन सी योग्यताएं या दृष्टिकोण विकसित करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ये कह रहा है, ठीक है। बच्चों को साक्ष्य दोगे तो जल्दी सीखेंगे, है ना। तो करेक्ट आंसर होगा संप्रत्यय उपागम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है साक्ष्य। क्या है? साक्ष्य, ठीक है। यदि किसी भी वैज्ञानिक सोच का सबसे पहला नियम यह है कि हम सुनी सुनाई बातों पर भरोसा ना करें, बल्कि एविडेंस दें बच्चों को। क्या दें? एविडेंस दें, ठीक है, उससे वो जल्दी उनको भरोसा होगा, सबूत दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा विभाग में नीति निर्धारण और कार्यक्रम निर्माण का प्रबंधन मुख्यतः किस स्तर पर किया जाता है? क्या कोई बता सकता है? सचिवालय स्तर पर। ये पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो रट के फेंक दो। कोई भी बड़ी नीति, कानून या शिक्षा के नियम स्कूल या ब्लॉक स्तर पर नहीं बनाए जाते, ये बात याद रखिएगा। ये सरकार के सचिवालय में बड़े मंत्रियों और अधिकारियों द्वारा तय होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 13 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ्यपुस्तकों की प्राथमिक भूमिका क्या है? बताइए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ्यपुस्तकों की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अधिगम का मार्गदर्शन करने के लिए संरचित विषय वस्तु प्रदान करना। नेक्स्ट, कौन सा कथन शिक्षण सामग्री के संरेखण का सर्वोत्तम वर्णन करता है? बताइए, कौन सा कथन सर्वोत्तम वर्णन कर रहा है भाई साहब? कोई बता सकता है इस बात को? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये अधिगम उद्देश्यों, मूल्यांकनों और गतिविधियों के साथ संरेखित होने चाहिए। हम क्लास में जो भी चार्ट, मॉडल या वीडियो दिखाते हैं, मतलब TLM जिसे हम कहते हैं, वो हमारी उसी दिन की पढ़ाई के उद्देश्य और एक्टिविटी से मेल खाना चाहिए। पता चला मैं दिखा आपको चांद रहा हूँ और बता तारे के बारे में रहा हूँ तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी शिक्षण में ICT का उपयोग से मुख्य लाभ क्या है? अगर हम प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी शिक्षण में ICT का उपयोग करें तो उसका मुख्य लाभ क्या है, प्रश्न ये कह रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अन्योन्य क्रियात्मक और मल्टीमीडिया आधारित अधिगम गतिविधियों के माध्यम से शिक्षार्थियों को व्यस्त रखने में मदद मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट 16th है, एक शिक्षक अंग्रेजी में डिस्क्राइबिंग पीपल विषय को कई पाठों में विभाजित करती है, ठीक है, कर दिया टीचर ने, ठीक, जो बुनियादी शब्दावली से लेकर पूर्ण वाक्य निर्माण तक की शिक्षा प्रदान करते हैं। कई सप्ताहों में तार्किक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए वह किस नियोजन प्रक्रिया का अनुसरण कर रही है? प्रश्न ये कह रहा है कि, समझिएगा, एक शिक्षिका ने अंग्रेजी में डिस्क्राइबिंग पीपल विषय पढ़ाना चाहती है, ठीक है। अब बच्चों को बुनियादी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक ले जाने के लिए किस नियम का पालन करेगी? तो वो पालन करेगी परस्पर संबंधित अवधारणाओं को समाहित करेगी और क्रम से पाठ्य योजना तैयार करते हुए उन्हें पढ़ाएगी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा परीक्षा परिणाम खुले अंत वाला प्रश्नों से संबंधित है? ओपन एंडेड प्रश्नों से संबंधित है, बताइए, ठीक है, कौन सा इसमें संबंधित है? शिक्षक द्वारा प्रश्न हल पर निर्भरता, भाई ये संकुचित सोच है, ठीक है, ये तो होगा ही नहीं। उच्च स्तरीय चिंतन का विकास, यह शिक्षण का एक सामान्य उद्देश्य है, ना कि मूल्यांकन का, ठीक है। सिखाई गई प्रक्रियाओं का यांत्रिक अनुप्रयोग, ये हो सकता है, ठीक है, इसको भी रख लेते हैं। सभी विद्यार्थियों द्वारा ये तो क्या फालतू बात है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ये क्यों सही है? मूल्यांकन का असली नतीजा तब दिखता है, मतलब उसका आउटकम तब दिखता है जब छात्र क्लास में सीखी गई बातों या प्रक्रियाओं को अपने वास्तविक जीवन में सक्रिय रूप से अप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सामाजिक अध्ययन को एक ऐसे अनुपयुक्त क्षेत्र के रूप में सर्वोत्तम तरीके से वर्णित किया जा सकता है जो सामाजिक निर्णय लेते समय किन विचारों को एकीकृत करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। मेरे भी समझ में नहीं आया, मुझे इंग्लिश पढ़नी पड़ी, ठीक है। आप भी एक बार इंग्लिश में पढ़ लीजिए इसे, आपने पढ़ लिया होगा। अब आते हैं ऑप्शंस की तरफ। करेक्ट आंसर होगा क्या आपका? करेक्ट आंसर होगा वास्तविक जीवन के सामाजिक संदर्भ में ज्ञान, कौशल और
महत्व, यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, अप्लाइड का मतलब है यहाँ पे व्यवहारिक उपयोग। ठीक है, जब सामाजिक सिद्धांतों का उपयोग समाज के वास्तविक, देखिए अब अप्लाइड वर्ड कहाँ से आया, यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, समझ जाएंगे आप। अनुप्रयुक्त, अनुप्रयुक्त का मतलब यहाँ पे अप्लाइड है। ठीक है, ये मत सोचिएगा सर ने कहाँ से बोल दिया। तो अप्लाइड का मतलब होता है व्यवहारिक उपयोग, जब सामाजिक सिद्धांतों का उपयोग समाज के वास्तविक जीवन की परिस्थितियों समस्याओं को समझने और कौशल विकसित करने में किया जाता है, तो वो एक अप्लाइड फील्ड बन जाती है। ठीक है, ये भी आपके ऊपर से थोड़ा गया होगा, तो आप आंसर याद रखिए बस। ठीक है, नेक्स्ट 19, प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी अध्यापन में आईसीटी के उपयोग का मुख्य लाभ क्या है। अभी महत्व भी था, अब लाभ पूछा है। तो प्रक्रिया को अधिक संवादात्मक और व्यक्तिगत बनाना। ठीक है, अधिगम को अधिक अन्योन्य क्रियात्मक और व्यक्तिपरक बनाना, यही सही है। ठीक है, नेक्स्ट, राज्यव्यापी स्तर पर स्कूलों के प्रबंधन को खतरे में डालने वाले एक अप्रत्याशित स्वास्थ्य संकट का सामना करते हुए किस चरण में निदेशक को सक्रिय रूप से मानक संचालन कार्यविधियों को विकसित करने और सुभेद्यता का आकलन करने की आवश्यकता होती है। भाई साहब वीडियो पॉज करिए, इंग्लिश में इसको पढ़िए और फिर ऑप्शंस की तरफ जाइए। ठीक है, ये इसके हिंदी में ऑप्शन है, ये आपको यहाँ पे इंग्लिश में ऑप्शन मिल जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ प्रश्न में कहा क्या है, आपातकालीन या फिर अनपेक्षित, ठीक है, स्वास्थ्य संकट जैसे महामारी हो गई, आपदा हो गई के समय स्कूल के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए निदेशक को किस रणनीति पर काम करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है पोस्ट क्राइसिस एनालिसिस एक्टिविटीज़। ठीक है, पहले से तैयारी करनी चाहिए ना भाई हर चीज़ की। संकट आने के बाद की स्थितियों का बारीक से विश्लेषण करना बेहद जरूरी है, ताकि ये समझा जा सके कि क्या नुकसान हुआ है, वैकल्पिक व्यवस्था कैसे चलानी है और आगे की क्या तैयारी रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट डिसिप्लिन 5 क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को पढ़िए। तो आपने पढ़ लिया होगा, कौन सा समावेशी शिक्षा प्रणाली में समावेशन का मुख्य उदाहरण, समावेशन का एक उदाहरण है, बताइए। तो इसका दिव्यांग बच्चों को नियमित कक्षाओं में प्रवेश देना। ठीक है, यही बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, गणित की किन दो प्रमुख विशेषताओं को यथार्थता और समस्या समाधान के लिए अत्यावश्यक माना जाता है, बताइए। आपके सामने ऑप्शंस हैं, तो करेक्ट है आपका पहला ही ऑप्शन, तार्किक तर्क और प्रतीकों और भाषाओं का व्यवस्थित उपयोग। ठीक है, देखिए जब बच्चे गणितीय खेल खेल रहे होते हैं तो वे संख्याओं की मात्रा को व्यवहारिक रूप से अपने तार्किक सोच का इस्तेमाल करके सीख जाते हैं। ठीक है, भाषा शिक्षण में निम्नलिखित में कौन सा कौशल संक्षिप्ताक्षर LSRW के पूर्ण रूप भाग में सम्मिलित नहीं है, बताइए कौन सा अक्षर नहीं है इसमें से। ठीक है, तो रिमेंबरिंग नहीं है LSRW में, बाकी तो सब है। ठीक है, L से लिसनिंग, S से स्पीकिंग, R से होता है आपका रीडिंग। क्या होता है, रीडिंग, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो क्या पूछा है, क्या नहीं है, तो रिमेंबरिंग नहीं है। ठीक है, यही आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, विविध कक्षा के लिए पाठ्यपुस्तकों और अधिगम के संसाधनों का चयन करते समय निम्नलिखित कौन सा प्राथमिक लक्ष्य होता है, बताइए। ये सारे आपके पास ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यह सुनिश्चित करना कि संसाधन समावेशी हों या सभी विद्यार्थियों के प्रासंगिक हों। ठीक है, अब बताता हूँ प्रश्न क्या पूछा था। प्रश्न ने पूछा था आपसे विविध पृष्ठभूमि मतलब विविध आवश्यकताओं वाले बच्चे। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तक और लर्निंग मटेरियल का चयन करते समय शिक्षक को किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इसलिए ये सही हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किस बात को वैज्ञानिक ज्ञान माने जाने के लिए कौन सा अभिलक्षण, किसी बात को वैज्ञानिक ज्ञान माने जाने के लिए कौन सा अभिलक्षण अनिवार्य है, बताइए। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बताइए। यह पुराना और पारंपरिक होना चाहिए, पारंपरिक की जगह प्रामाणिक कर दीजिए, प्रामाणिक होना चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं टाइपिंग एरर है, सुसंगत होना चाहिए, सुसंगत, तो कुछ गलतियां हैं उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा बीच बीच में। सुसंगत व प्रामाणिक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टीरियोटाइप से संबंधित प्रश्न है ये। ठीक है, पाठ्यपुस्तक समीक्षा पैनल ने पाया कि पुरुषों को सदैव नायक के रूप में दर्शाया जाता है जबकि महिला पात्रों को देखभालकर्ता के रूप में दर्शाया जाता है। जेंडर संबंधी रूढ़िवादियों को तोड़ने की कार्यनीति के अनुसार पैनल के लिए सबसे अच्छी पड़ताल क्या तय होगी। बहुत आसान प्रश्न है, इसको थोड़ा सा घुमा के रख दिया है बस। तो ऑप्शन देखिए और बताइए। पाठ्यपुस्तक में विद्यमान छवियों और भाषा की जेंडर संबंधी तटस्थता के लिए समीक्षा करना, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये क्यों सही है, इस समस्या को दूर करने के लिए हमें किताबों की समीक्षा करनी होगी और उसमें ऐसे उदाहरण डालने होंगे जहां महिलाएं भी फाइटर, पायलट या वैज्ञानिक हों। ठीक है, और पुरुष भी घर के काम कर रहे हों। ठीक है, नेक्स्ट 7th है, वह एक विज्ञान का शिक्षक संकल्पनात्मक समझ और व्यवहारिक कौशल दोनों को बढ़ावा देना चाहता है। ठीक है,
मतलब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिकल स्किल्स दोनों ही बढ़ाना चाहते हैं वो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति इस दोहरे उद्देश्य के लिए विज्ञान किट का सर्वोत्तम उपयोग करती है? विज्ञान किट से लगभग 2-3 प्रश्न देख चुके हैं अभी तक हम लोग, इसके पहले भी एग्जाम में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, और हर बार यही ऑप्शन ही रहता है। किट आधारित प्रयोगों को सैद्धांतिक चर्चाओं के साथ एकीकृत करना। नेक्स्ट, भाषा मूल्यांकन में रचनात्मक आकलन किस पर केंद्रित होता है? आपके सामने ऑप्शन है, बताइए। निरंतर प्रतिपुष्टि मतलब ऑनगोइंग फीडबैक। देखिए, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है आपका, रचनात्मक आकलन है, पढ़ाई के दौरान लगातार चलता रहता है। इसका मुख्य उद्देश्य परीक्षा लेना नहीं है, बल्कि बच्चों को उनके सीखने की कमियों के बारे में पता लगाकर फीडबैक देना होता है और सुधार करवाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी आकलन में उपयोग की जाने वाली अवलोकन तकनीक का सटीक वर्णन करता है? बताइए। ये 5-4 आपके सामने हैं, आप बताइए फटाक से, इसमें इससे क्या सही होगा। इसका उपयोग केवल शिक्षा के बाहर ही किया जा सकता है या इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें विद्यार्थी के व्यवहार का व्यवस्थित पूर्व निर्धारित अभिलेखन शामिल होता है, यही आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, बहुत आसान है, आप इसको कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को पढ़िए। कौन सी अवधारणा यह व्याख्या करती है कि समाज किसी व्यक्ति के पुरुष या महिला के रूप में पहचाने जाने के आधार पर व्यवहारों और भूमिकाओं के लिए अपेक्षाओं को कैसे आकार देता है? तो ये जेंडर समता कहाँ से होगी? ये होती है जेंडर संरचना। क्या होगी? संरचना। ये यहाँ पे होगा, समता नहीं होगा, जेंडर संरचना, जेंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, यही आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान क्लब द्वारा सबसे अधिक कौन सी गतिविधि आयोजित की जाती है? विज्ञान क्लब से 1-2 प्रश्न देखने को इस बार मिले हैं। करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों के नेतृत्व में प्रदर्शनियों का आयोजन करना, ठीक है, और यही आंसर भी मिला है। नेक्स्ट, 12th है, निगमनात्मक तर्क किससे शुरू होता है? अब बताइए, बेसिक क्वेश्चन था, सामान्य सिद्धांतों से शुरू होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, पठन वैकल्य मुख्यतः में कठिनाइयों में से संबंधित है। कौन सी कठिनाइयों से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मोटर समन्वय और संतुलन नियंत्रण, ठीक है। प्रश्न पूछा गया है कि बाल शिक्षण के शास्त्र के अनुसार गामक कौशल का विकास मुख्य रूप से किससे संबंधित है, ठीक है। तो डिसलेक्सिया से बात कर रहे हैं ना, डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया क्या है, ठीक है। 1 मिनट, 2 क्वेश्चन मैच हो गए शायद, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन पे यहाँ पे डिसलेक्सिया मोटर स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट है 14th, कौन से 2 उदाहरण 2 प्रकार के अधिगम कठिनता से संबंधित हैं, ठीक है। तो डिसलेक्सिया और डिस्कैल्कुलिया, इनकी बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, कौन सा युवा विद्यार्थियों में पठन कौशल को विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? कौन सा युवा विद्यार्थियों में पठन कौशल को विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो बताइए सबसे सही क्या है? सरल वाक्यों वाली कहानियों की किताबें, ठीक है। नेक्स्ट, गणित शिक्षण में गतिविधि आधारित और रचनावादी उपागम प्रभावी क्यों है? बताइए, गणित शिक्षण में ये क्यों प्रभावी हैं? कोई बता सकता है? अगर नहीं बता सकता तो ठीक है, हम ही बताते हैं। क्योंकि यह व्यवहारिक अनुभवों के माध्यम से ज्ञान अर्जन में सहायक हैं। जब बच्चे खुद नापते हैं, वजन करते हैं या आकृतियां बनाते हैं तो अपने व्यवहारिक अनुभवों से ही सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा उपागम विद्यार्थियों को गणित में अपने स्वयं की बोध की रचना करने पर बल देता है? रचनावादी। कौन सा? रचनावादी, कंस्ट्रक्टिविस्ट जो होते हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 है, एक समावेशी शिक्षा परिवेश में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बीच अधिगम कठिनाइयों की विविध श्रेणी को संबोधित करते समय शिक्षक के समक्ष प्रकट होने वाली प्राथमिक चुनौती क्या है? मतलब जो समावेशी स्कूल है वहाँ पे अलग अलग शारीरिक या मानसिक क्षमता वाले बच्चे एक साथ पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर देने में सबसे बड़ी चुनौती आवश्यकता क्या है? तो करेक्ट आंसर है विभिन्न व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण विधियों को अनुकूलित करना है। ये बहुत टफ टास्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, गणितीय प्रतिरूप शिक्षण के लिए रचनावादी और गतिविधि आधारित पद्धतियों का उपयोग करते समय निम्नलिखित कौन सा कक्षा अभ्यास इन उपागमों के साथ सर्वाधिक सुमेलित है? ये रहे आपके ऑप्शन, इन्हें पढ़िए और बताइए, ठीक है। प्रश्न में पूछा है कि गणितीय अवधारणाओं को सिखाने के लिए हम रचनावादी गतिविधि आधारित तरीकों का उपयोग करते हैं, तो नीचे दिए गए में कौन सा अभ्यास सबसे सही मेल खाता है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थी समूह हथकंडों का उपयोग करके वास्तविक दुनिया की समस्या को गणितीय प्रतिरूप और डिजाइन से उसका परीक्षण करते हैं, ठीक है, परीक्षण करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी ने बहुस्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण कर ली है और प्रमाणन प्राप्त किया है। समग्र शिक्षा और आरटीई दिशा निर्देशों के अनुसार विद्यालय को अब विद्यार्थी की समावेशी शिक्षा में सहायता करने के लिए कौन सा चरण सुनिश्चित करना चाहिए? ठीक है,
आपके ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन है एक व्यक्तिगत शिक्षा योजना विकसित करना और सहायता या उपकरण प्रदान करना। ठीक है, कानूनी तौर पे आईईपी मतलब इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम बनाना अनिवार्य है, जो यह तय करता है कि उस विशिष्ट बच्चे की क्या कमियां हैं और उन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं। आई होप अब वीडियो आपका खत्म हो गया है, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फ्यूल योर फ्यूचर विद लर्नविल, हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।